आज मैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का विकास और उपलब्धियां विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और राज्यों का भौगोलिक संघ है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ से आशय एक ऐसे संघ से है जिसमें दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया को अंतर क्षेत्रीय सहयोग से त्वरित करना व शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाना है। दक्षेस के संस्थापक जियाउर रहमान ने आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। दक्षेस एक आर्थिक और राजनीतिक दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है, जिसका गठन 8 दिसंबर 1985 को सार्क देशों के राज्य प्रमुखों द्वारा किया गया तथा इसके चार्टर को अपनाया गया। सार्क का सचिवालय नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जिसका उद्घाटन नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने किया था। बांग्लादेश के राजनयिक अब्दुल हसन 16 जनवरी 1985 को इसके प्रथम महासचिव बने। श्री वीरापोन, जो एक श्रीलंकाई राजनयिक हैं, सार्क के 14वें महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के लिए सार्क द्वारा किए गए कार्य। सार्क देशों के बीच व्यापार करने हेतु 7 दिसंबर 1995 से साप्ता समझौता लागू किया गया, जिसका पूरा नाम सार्क प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट था। समझौते की उत्पत्ति 1991 में व्यापार, विनिमय, विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अध्ययन रीजनल स्टडी ऑन ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज से हुई, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सिफारिशें की गईं। इस अध्ययन के प्रारूप को अंतिम रूप अंतर सरकारी ग्रुप ने दिया, जिसे आर्थिक सहयोग समिति और अन्य उच्च सार्क समितियों ने अनुमोदित किया। परिणाम स्वरूप ढाका में 7वें सार्क सम्मेलन के दौरान 11 अप्रैल 1993 को सदस्य देशों के मंत्रियों ने साप्ता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक प्रस्ताव और 25 धाराएं हैं। सार्क की उपलब्धियों की पर विचार करें तो साप्ता की स्थापना की गई। साप्ता की स्थापना का उद्देश्य आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण, टैरिफ और टैरिफ रुकावटों को कम करके रियायत देना है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग करने के लिए तकनीकी समितियां स्थापित करना, जैसे कृषि, संचार, शिक्षा और संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और जनसंख्या, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में विभिन्न समितियों की स्थापना की गई। सार्क का उद्देश्य सदस्य देशों में गरीबी उन्मूलन करना था, जिसके लिए एक कार्यसूची बनाई गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को कार्य करने के अधिकार और प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सार्क देशों में गरीबी को कम करने के लिए
विश्व बैंक, UNDP और एसकेप से भी सहयोग लिया गया। सार्क देशों के वित्त एवं योजना मंत्रियों ने एक 3 क्षेत्रीय तंत्र स्थापित किया जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने में अपने अनुभवों की सूचना सभी सदस्य देशों को देता है। आपातकाल के लिए एक सुरक्षित भंडार का प्रबंध किया गया जिसका आकार 2,41,580 टन है। इसके संचालन के लिए एक सार्क सुरक्षा रिजर्व बोर्ड है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक प्रतिनिधि है और इसकी हर वर्ष बैठक होती है। बोर्ड का प्रमुख कार्य खाद्य समस्या का समय समय पर पुनरीक्षण और मूल्यांकन करना, क्षेत्र में खाद्यान्नों की संभावनाओं को देखना जिसमें उत्पादन, उपभोग, व्यापार, कीमतें, गुणवत्ता जैसे घटक शामिल हैं। वर्ष 1992 में सार्क वाणिज्य और उद्योग मंडल की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय कराची में है और इसकी राष्ट्रीय इकाइयां सार्क देशों में हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में सदस्य देशों के बीच सहयोग और व्यापार बढ़ाना है। विश्व और संगठन के साथ सार्क का व्यापार बढ़ाने के लिए विचार विमर्श करना है। सार्क ने 1988 में एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कृषि से संबंधित सूचना की संस्था का कार्य करता है। सदस्य देशों की वित्तीय कठिनाइयां दूर करने हेतु सार्क ने 2 कोषों की स्थापना की, सार्क जापान विशेष कोष, दक्षिण एशियाई विकास कोष। अंत में निष्कर्ष के रूप में विचार करें तो अपनी स्थापना के थोड़े से वर्षों में ही सार्क ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, परंतु सार्क का अंतिम उद्देश्य साफ्टा तक पहुंचना है जिसे वास्तविक बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास की भावना होनी आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर सार्क देशों को वातावरण सुधारना और अधिक आर्थिक सहयोग करना होगा। सार्क जिस मूलभूत कमजोरी से ग्रस्त है वह है सदस्य राज्यों के बीच विश्वास की कमी। राजनीतिक मतभेदों का आर्थिक सहयोग और एकीकरण पर प्रभाव पड़ा है। सरकार को करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। राजनीतिक मतभेदों और संघर्षों के अलावा आर्थिक कारकों ने भी एक अनुपयोगी नियम को निभाया है। अतः इस सब के आधार पर कह सकते हैं कि जो सार्क का जो उद्देश्य था अभी वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। इसके साथ ही मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।